हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 100 MCQs विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको पता है, हर एग्ज़ाम में चाहे वो किसी भी लेवल का हो, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और इन क्लासेस के बाद आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सभी डाउट हम यहाँ पे आपको क्लियर करने वाले हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 100 MCQ और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो में स्थित सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन सा था? तो हमारे पास ऑप्शंस है विशाल स्नानागार, दो मंजिला मकान, अन्नागार और विशाल हॉल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है अन्नागार। हमारा जो सही आंसर होने वाला वो है अन्नागार। ये मोहनजोदारो में दो तरह के विशाल भवन पाए गए हैं। पहला था अन्नागार और दूसरा था विशाल स्नानागार। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा था वो था अन्नागार। ठीक है, जो अन्नागार था उसका जो स्ट्रक्चर था, उसकी लंबाई थी 45.71 मीटर और जो चौड़ाई थी इसकी चौड़ाई थी 15.23 मीटर। जो हमारा अन्नागार मिला है उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी लंबाई है 45.71 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 15.23 मीटर। अगर बात करें हम विशाल स्नानागार की, तो इस स्ट्रक्चर की जो लंबाई थी वो थी 11.88 मीटर और जो चौड़ाई थी वो थी 7.01 मीटर। और इस स्नानागार की जो गहराई थी, इस स्नानागार की गहराई थी 2.43 मीटर, 2.43 मीटर। तो यहाँ पे जो दो जो विशाल भवन मिले थे, उन स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़ा था अन्नागार। और अन्नागार को ही धान्यागार भी बोला जाता है। धान्यागार, जिसका मतलब है अनाज संग्रहण करने का स्थान, धान्यागार। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थान धोलावीरा, जो हड़प्पा कालीन स्थल है जो धोलावीरा, इनमें से कहाँ स्थित है? तो जो धोलावीरा है वो हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, और गुजरात में कहाँ स्थित है? ये है कच्छ जिले में। कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में। कच्छ जिले का जो भचाऊ तालुका है वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, और जो धोलावीरा की खोज की गई थी, धोलावीरा की खोज की गई थी 1967 में। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जेपी जोशी द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी द्वारा। ठीक है, और हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो एकमात्र स्टेडियम है, क्या स्टेडियम यानी जो खेलने का मैदान है, वो भी धोलावीरा में ही पाया गया है। ठीक है, और धोलावीरा की क्या खासियत थी? हड़प्पा कालीन जो शहर थे वो दो भागों में विभाजित थे, लेकिन जो धोलावीरा शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, और
हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, क्या? जल प्रबंधन प्रणाली। हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो धोलावीरा में सबसे उन्नत थी। क्या थी? सबसे उन्नत तो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो किसकी थी? धोलावीरा की थी। ठीक है, और धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, मतलब चित्रों की सहायता से भाव प्रकट करना। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और इस लिपि की विशेष बात क्या थी? इसके अंदर 400 अक्षर हैं। क्या है? 400 अक्षर हैं, और ये सभी किसके ऊपर आधारित है? चित्रों के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? चित्रों के ऊपर आधारित है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि की, तो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा गया था? 1837 ईस्वी में। और इन्हें किसने पढ़ा था? इन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, और जो तमिल की जो लिपि थी उसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। और इसमें कितने अक्षर है? 4, और वो सभी किसके ऊपर आधारित है? चित्रों पर। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो हमारा है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। मतलब सिंधु सभ्यता के जो शहर होते थे वो त्रिभुज के आकार में बने होते थे। ठीक है, और जो सिंधु सभ्यता जो त्रिभुजाकार में फैली हुई है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। ठीक है, और इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने कुछ साक्ष्य प्राप्त किए थे, इसके बारे में पता लगाया था। किसने? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त किए थे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वो किए थे 1826 में। किसने? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे मुख्य शहर था वो था हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। और हड़प्पा के बारे में किसने पता लगाया था? हड़प्पा के बारे में पता लगाया था दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा के बारे में पता लगाया था। और ये कब पता लगाया था? यह पता लगाया था 1921 में। कब पता लगाया था? 1921 में। ठीक है, उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था? सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो कितने वर्गों में बंटा हुआ था? तो वो बंटा हुआ था 4 वर्गों में। कितने वर्गों में बंटा हुआ था? 4 वर्गों में। और वो 4 वर्ग कौन कौन से थे?
सबसे पहले था विद्वान वर्ग। कौन सा? विद्वान वर्ग। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था वो था योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग। और जो नंबर 3 था वो था व्यापारी और शिल्पी। व्यापारी और शिल्पी वर्ग। ठीक है। उसके बाद जो नंबर 4 था वो था हमारा श्रमिक वर्ग। नंबर 4 कौन सा था? श्रमिक वर्ग। तो हिंदू सभ्यता का जो समाज था वो कितने वर्गों में बांटा हुआ था? 4 वर्गों में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पी और श्रमिक। और ये जो लोग थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों का कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते थे 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। और वो 3 तरीके क्या थे? सबसे पहले है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान, इसमें क्या है? इसमें मृतकों को कब्र के अंदर दफनाया जाता था। ठीक है। दूसरा दूसरा था आंशिक समाधान। आंशिक दवासान, इसमें क्या था? मृतक के शरीर को जंगल में अकेला छोड़ देते थे और बाद में एक हड्डियों को, जब थोड़े दिन बाद वो गल सड़ जाते थे तो उसके बाद जो हड्डियां बच जाती थी उन हड्डियों को दफना देते थे। ठीक है। उसके बाद अंतिम था दाह संस्कार। अंतिम क्या था? दाह संस्कार। और इसमें क्या होता था? जो मृतक शरीर है उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुए थे तथा इस सड़क की चौड़ाई कितनी हुआ करती थी? ठीक है। तो सिंधु घाटी की जो सबसे चौड़ी सड़कें थी वो थी हमारे मोहनजोदारो की। और इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 10 मीटर। तो सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ मिली है हमें? मोहनजोदारो में। और इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 10 मीटर थी। ठीक है। और जो सिंधु सभ्यता के नगर थे वो विश्व में सबसे पुराने, कैसे? सबसे पुराने और सुनियोजित नगर थे। सुनियोजित मतलब सभी चीजें अपनी अपनी सही जगह पे बनाई गई थी। ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो सिर्फ खुली ही नहीं थी बल्कि जो पीछे की ओर गलियां थी उनके अंदर भी खुलती थी। मतलब गलियों के साथ भी सड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा गया था। और हड़प्पा और मोहनजोदारो के जो मकान है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता इनमें से किस काल से संबंधित है? तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है वो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। किससे? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिपि है वो आद्य ऐतिहासिक काल की है और उसे आज तक कोई भी पढ़
नहीं पाया है। और इसकी लिपि जो हमने बताया था वो कैसी है, चित्रात्मक है, और लिपि में क्या है, 400 अक्षर है। ठीक है, 400 अक्षर है, लेकिन सभी किसके ऊपर आधारित हैं, चित्रों पर है, और इन्हें आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो ये हमारे प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से। ठीक है, तो चलिए, जो कालीबंगा की जो खोज थी, कालीबंगा की जो खोज थी वो की गई थी 1951 में। कब की गई थी कालीबंगा की खोज, 1951 में। और किसके द्वारा की गई थी खोज, ये खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष, इनके द्वारा खोज की गई थी 1951 में। ठीक है, और उसके बाद कालीबंगा का अर्थ क्या है, अगर हम बात करें कालीबंगा क्या, तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा है हमारा राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और किस नदी के पास है, यह है घग्गर नदी के पास। किस नदी के समीप है, किस नदी के पास है, घग्गर नदी के पास। और यहाँ से किस किस चीज़ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यहाँ कच्ची ईंटों के बने मकान और अलंकृत ईंटों के। ठीक है, यहाँ के मकान कैसे थे, कच्चे ईंटों के और अलंकृत ईंटों के। ठीक है, अलंकृत ईंटों का मतलब उन्हें सजा वजा के बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल कोटदीजी इनमें से किसके समीप स्थित है? तो कोटदीजी जो समीप स्थान है वो है मोहनजोदारो के समीप। किसके समीप है, मोहनजोदारो के समीप है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो की जो शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदारो का, उसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, और जो कोटदीजी है, क्या है, कोटदीजी, जो कोटदीजी की जो खुदाई थी वो सबसे पहले की थी फजल अहमद खान ने। किसने की थी, फजल अहमद खान ने। ठीक है, और ये कब की थी, ये की थी 1955 ईस्वी में। कब की थी, 1955 ईस्वी में। ठीक है, और जो मोहनजोदाड़ो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो कहाँ है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। किस जिले में, लरकाना जिला, लरकाना जिला। और किस नदी के पास है, यह है सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की अगर हम और बात करें तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1922 ईस्वी में। कब की गई थी, 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी द्वारा। और किसके नेतृत्व में ये की गई थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में।
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो में जो शासन व्यवस्था थी, मोहनजोदाड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्र था या जनतंत्रात्मक थी, मतलब लोकतंत्र था। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई की गई थी तो वहाँ से क्या प्राप्त हुई थी, वहाँ से प्राप्त हुई थी हमें कांसे की मूर्ति। क्या प्राप्त हुई थी? कांसे की मूर्ति। किसकी? नर्तकी की। नर्तकी की कांसे की मूर्ति। और मोहनजोदाड़ो के जो दो बड़े भवन थे उनमें सबसे पहले था धान्यागार और दूसरा था स्नानागार। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तथ्य सिंधु सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है, युद्ध में घोड़े का उपयोग रथ खींचने के लिए, ये नहीं है। सैंधव सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, तो ये जो है एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद उनके बड़े बड़े विशाल महल और मंदिर होते थे, ये भी नहीं है। ए और बी दोनों नहीं है, इनमें से एक है, उपरोक्त सभी भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पे है वो है सैंधव सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की ही पूजा करते थे, और इन दोनों की पूजा करने के जो प्रमाण हैं वो यहाँ पर खुदाई के दौरान मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब खुदाई की गई थी वहाँ पे जो मोहरें मिली थी, क्या मिली थी? मोहरें। उनके ऊपर किसकी मूर्ति बनी हुई थी? देवी की। तो इससे पता चला कि वो देवी के उपासक हैं। और जो अन्य मोहरें प्राप्त हुई उनके ऊपर किसकी मूर्ति बनी हुई थी? एक योगी की। और वो योगी कौन थे? वो योगी थे पशुपति शिव। तो इससे पता चला कि वो देवता की भी पूजा करते थे। ठीक है, और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? और वहाँ से प्राप्त हुआ प्रस्तर लिंग। हमारे शिवलिंग का ही एक प्रकार है प्रस्तर लिंग, जिससे पता चला कि यहाँ के लोग क्या है? देवता की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार इनमें से कैसा था? तो वो आकार था हमारा त्रिभुजाकार, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है वो है त्रिभुजाकार। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, वो किस नदी के किनारे पर है? वो है रावी नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, और ये जो हड़प्पा स्थल है ये अभी कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके मोंटगामरी, किस जिले में है? मोंटगामरी जिले में है। किस जिले में है? मोंटगामरी जिले में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए
देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है ये माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के किनारे पर पाई गई थी। किस नदी के किनारे पर पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। और जब इस घाटी के बारे में खुदाई की गई थी तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे हड़प्पा के। किसके मिले थे? हड़प्पा के। तो इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। कौन सी? सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। और जैसे कि हमने बताया था इसके बारे में सबसे पहले 1826 में कुछ साक्ष्य प्राप्त किए गए थे चार्ल्स मैनसन के द्वारा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिले हैं? तो वो हमारे मिले हैं मोहनजोदारो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कि मोहनजोदारो में दो विशाल भवन मिले थे, एक था स्नानागार और एक था अन्नागार। और इन दोनों में जो बड़ा था वो था अन्नागार, ठीक है। और स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी हमने बात की थी। तो मोहनजोदाड़ो के जो स्नानागार थे उनकी जो लंबाई थी वो थी 11.88 मीटर और जो चौड़ाई थी वो थी हमारी 7.1 मीटर, 7.01 मीटर। और जो गहराई थी वो थी हमारी 2.43 मीटर, 2.43 मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है और यह मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? ठीक है। तो ये जो मूर्ति है ये हमारी मिली थी मोहनजोदारो से और किस धातु की बनी हुई थी? कांसे की, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदारो से। और कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदारो से कांसे की बनी हुई मूर्ति, ठीक है। तो मोहनजोदारो के बारे में हमने बात की थी। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ जो था वो क्या था? मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला, टीला, ठीक है। और इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? सबसे पहले 1922 में। किसने? खालरदास बनर्जी ने, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के तट पर। ओके, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता, तो जैसे कि हमने बताया था सबसे पहली शहरी सभ्यता हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको क्या बोला जाता है? इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी या खोज की गई थी उसमें सबसे पहले जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो किसके प्राप्त हुए थे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो रोपड़ हमारा है वो है सतलज नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर? सतलज नदी के किनारे पर, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए थे?
तो कालीबंगा से क्या हमें प्राप्त नहीं हुआ था? वो हमें प्राप्त नहीं हुआ था युगल समाधान। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, हल से जोते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियां और अग्नि कुंड, ये सभी हमें क्या वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो जो युगल समाधान है वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? वो हमें प्राप्त हुए हैं लोथल से। कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा के बारे में हमने बात की थी। ये किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। और ये सारी चीजें, हल से जुते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियां और अग्निकुंड हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और कालीबंगा में कितने तरह के अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? वो हुए 7 प्रकार के। कितने प्रकार के अग्निकुंड प्राप्त हुए हमें? 7 प्रकार के। ठीक है। और जो अंत्योष्ठी है, कालीबंगा से हमें कितने प्रकार के अंत्योष्ठी के प्रमाण मिले? अंत्योष्ठी का मतलब है अपने जो मृतक हैं उन्हें किस किस तरह से वो संस्कार करते थे। तो वो हमें 3 प्रकार के वहाँ पे प्राप्त हुए। और वो 3 प्रकार क्या क्या है? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो वो हमारा स्थित नहीं है दैमाबाद। बाकी के जो स्थल हैं, लोथल, धोलावीरा और सुरकोटदा, ये सभी गुजरात में स्थित है। और जो हमारा शहर है दैमाबाद, ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा के अलावा जो वहाँ पे मुख्य स्थल हैं वो है रंगपुर और देसलपुर। तो गुजरात में कितने महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड? 5। लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर और देचलपुर। और जो बचा है हमारा दैमाबाद, वो हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ओके। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसमें जो प्राप्त नहीं हुई है वो है लोहा। कौन सी धातु वहां पे प्राप्त नहीं हुई है? लोहा। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता को बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद यहाँ पे क्या है? चांदी, तांबा, सोना सभी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन लोहे से संबंधित कोई भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदारो से पाया गया सबसे बड़ा भवन। तो मोहनजोदारो में जो सबसे बड़ा भवन था वो हमारा पाया गया था अन्नागार। मोहनजोदारो में 2 तरह के विशाल भवन पाए गए थे, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। ठीक है। तो अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी हमने बात की थी। तो इसकी जो लंबाई थी वो थी 45.71 मीटर, और जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 15.23 मीटर। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा कालीन लोगों ने इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई थी वहाँ के नगरों के घरों के विन्यास के लिए?
ठीक है। तो अपने जो घरों का जो विन्यास है, उनका जो लेआउट था, उसके लिए उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो उन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति, या जिसको हम बोलते हैं जाल पद्धति। ठीक है। तो नगरों में जो घर बनाए गए थे वो किस पद्धति के ऊपर बनाए गए थे? वो हमारे बनाए हड़प्पा लोगों ने बनाए थे ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति के ऊपर। ठीक है। लेकिन जो शहरों की जो बनावट थी या नगरों की जो बनावट थी वो कैसी थी? वो त्रिभुजा आकार थी। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में इनमें से किस पशु को उकेरा नहीं गया था? इस किस पशु के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी? तो वो नहीं हुई थी गाय के बारे में। किसके बारे में प्राप्त नहीं हुई थी? गाय के बारे में। ठीक है। चलिए, तो यहाँ की जो कलाकृति है उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा किस पशु को उकेरा गया था, किस पशु की कलाकृतियों को बनाया गया था? तो वो थी एक श्रृंगी बैल। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में सबसे अधिक किस पशु को उकेरा गया है, तो वो है एक श्रृंगी बैल। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पैमानों या मेजर्स की खोज इनमें से कहाँ हुई थी जिससे यह सिद्ध हो गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो माप और तौल से परिचित थे? तो ये जो खोज हुई थी ये हुई थी लोथल में। कहाँ पे? लोथल में। ठीक है। तो माप और तौल से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे वो हमें प्राप्त हुए थे लोथल से। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो विस्तार है ये है, जो पूर्वी सीमा है वो है अलामगिरीपुर तक, और जो पश्चिमी सीमा है वो है सुतकांगेडोर तक। पूर्वी सीमा कहाँ तक है? अलामगिरीपुर तक, और पश्चिमी सीमा है वो है सुतकांगेडोर तक। ठीक है। तो जो अलामगिरीपुर है ये कहाँ है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और जो सुतकांगेडोर है ये कहाँ है? ये है बलूचिस्तान में। सुतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले इनमें से कहाँ किया गया था? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत थी वो की गई थी भारत में। ठीक है। वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती है उसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? भारत में। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारी सिंधु सभ्यता है वहीं पर कपास की जो है साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है। और ग्रीक और यूनान के जो लोग थे वो कपास को क्या बुलाते थे? वो कपास को बुलाते थे शेंगडन। कौन? ग्रीक और यूनान के लोग। और कपास की खेती के जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो हुए थे सिंधु सभ्यता से। ठीक है। तो इसलिए कपास की खेती की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? भारत से। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा कालीन स्थल लोथल, तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल हमारा स्थित है गुजरात में। और गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद जिले में। किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के मुख्य द्वार सड़क की ओर न खुलकर पीछे की गली की ओर खुलते थे, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो काफ़ी व्यवस्थित थी, तो वहाँ पे जो घर थे वो मुख्य सड़क पे न खुल के पीछे की तरफ जो गली होती थी उसके अंदर खुलते थे। लेकिन एक शहर ऐसा था जहाँ पे जो नगरों के घर थे उनके जो मुख्य द्वार थे वो सीधे सड़क की ओर खुलते थे, और वो शहर था हमारा लोथल। कौन सा था? लोथल। ठीक है, और लोथल हमारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद जिले में। और अहमदाबाद जिले की किस नदी के है किनारे पर है? ये है भोगवा नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? भोगवा नदी के किनारे पर। ठीक है, और लोथल की जो खोज की गई थी सबसे पहले वो की गई थी 1955 में। लोथल की खोज कब की थी? 1955 में। और किसने की थी? ये की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने। ठीक है, और जो लोथल थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन थी? वो थी लोथल। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से कपास की खेती करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो हमारे प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो उत्तरी सीमा का जो विस्तार है वो है मांडा तक, और दक्षिणी सीमा का जो विस्तार है वो है दैमाबाद तक। ठीक है, तो जो मांडा है ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है जम्मू में। ठीक है, और जो दैमाबाद है ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जो दैमाबाद है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था हमारे लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से। ठीक है, और लोथल की विशेषता क्या थी? लोथल की खोज कब की गई थी? 1955 में। और सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख बंदरगाह थी वो क्या थी? लोथल ही थी। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो लोथल है वो किस नदी के तट पर है? तो वो हमारा किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की गली कैसी थी? तो घरों की जो गली थी वो थी सीधी और चौड़ी। कैसी थी? सीधी और चौड़ी। और इन गलियों की क्या विशेषता थी? ये जो गलियां थी ये मुख्य सड़कों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों के मकान थे उनकी
उनके जो मुख्य द्वार थे वो सड़कों पे न खुलकर इन गलियों में ही खुलते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया था? तो वो हमारे क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, अपवाह तंत्र का मतलब क्या है, जो जल निकास है, जल की जो निकासी की व्यवस्था है वो सबसे पहले कहाँ की गई थी? वो की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। तो इसको क्या है, सबसे प्राचीन नगरीय व्यवस्था मानते हैं। और जो जल निकास प्रणाली है वो भी सिंधु घाटी से ही शुरुआत की गई। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ के लोगों ने इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इन चीज़ों का उपयोग किया था, वो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने यहाँ पे हमारे 100 MCQ क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें से 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लाते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।